दो शतक, 358 का पहाड़ जैसा स्कोर। फिर भी इंडिया हार गई। असली सवाल ये है, गलती प्लान में थी, एग्जीक्यूशन में थी, या बस हालात ने धोखा दे दिया। रायपुर में दूसरे ओडीआई की कहानी की शुरुआत होती है एक और टॉस हार से। केएल राहुल फिर से टॉस हारते हैं। इंडिया को फिर बैटिंग करनी पड़ती है और बैक ऑफ द माइंड सबको पता है ड्यू दूसरी पारी में खेल बदलेगी। आप बताओ, इतने क्लियर ड्यू फैक्टर के साथ टॉस हारना पहले ही एक मिनी डिफिट नहीं बन जाता? रोहित शर्मा की शुरुआत तेज, नंद्रे बर्गर को 3 चौके, लेकिन चौथी गेंद पर ही आउट। जायसवाल भी एक बार फिर लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ 22 पर आउट। 62 रन 2 विकेट पर इंडिया थोड़ी दबाव में, और तभी एंट्री होती है विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ की। यहीं से मैच का पहला कंट्रोल इंडिया के हाथ आता है। ऋतुराज पहले सेट होते हैं, फिर गियर बदलते हैं। पहले 50 थोड़ी मेहनत से, लेकिन उसके बाद स्पिनर्स के खिलाफ वो बिल्कुल अलग लेवल पर दिखते हैं। दूसरी तरफ विराट क्लासिक मोड में पहली बॉल पर छक्का, फिर स्ट्राइक रोटेशन और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड का टेम्पो कंट्रोल में। क्या आपको भी लगा था कि ये दोनों आज रुकने वाले नहीं हैं? तीसरी विकेट के लिए 195 रन की पार्टनरशिप, ऋतुराज की मेडन ओडीआई सेंचुरी 77 गेंदों पर, और फिर विराट की 53वीं ओडीआई सेंचुरी, लगातार दूसरी। एक समय तो लग रहा था कि ये मैच सिर्फ इंडिया वर्सेस स्कोरबोर्ड होने वाला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स बस वेरिएशन और हार्ट से लड़ रहे थे। ऋतुराज को मार्को जॉनसन की स्लोअर बाउंसर 105 पर रोकती है और थोड़ी देर बाद लुंगी नगिड़ी विराट को 102 पर आउट कर देते हैं। लेकिन यहां से केएल राहुल की 66 रन 43 बॉल पार और जडेजा के साथ फिनिशिंग इंडिया को 358 रन 5 विकेट तक ले जाती है। ड्रेसिंग रूम में एहसास यही होगा, 359 काफी होना चाहिए अगर ड्यू कंट्रोल में रही तो। अब कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है, साउथ अफ्रीका की चेज। अर्शदीप सिंह क्विंटन डिकॉक को जल्दी हटा देते हैं, 26 रन 1 विकेट और इंडिया के लिए परफेक्ट स्टार्ट। लेकिन फिर आते हैं टेम्बा बावुमा और एडन मार्कराम, और यहीं से इंडिया की ग्रिप ढीली होने लगती है। दोनों मिलकर 101 रन जोड़ते हैं। बावुमा 46 रन 48 बॉल पर प्रसीद कृष्णा के शिकार होते हैं, लेकिन तब तक प्लेटफॉर्म बन चुका होता है। मार्कराम को बीच में एक बड़ा लाइफलाइन मिलता है, यशस्वी जायसवाल का ड्रॉप कैच। गेंद हाथ से फिसल के छक्के के लिए बाहर निकल जाती है। आपने नोटिस किया, ऐसे मोमेंट्स स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 6 रन्स लिखते हैं, लेकिन असल में वो मैच के डायरेक्शन बदल देते हैं। ड्रॉप के बाद मार्कराम का गियर बदलता है। 88 गेंदों पर सेंचुरी, कुल 110 रन 98 बॉल, फ्रंट फुट ड्राइव्स, पिकअप पुल्स और स्पिन के खिलाफ बेखौफ फुटवर्क। इंडिया की प्लानिंग थी कि बीच के ओवर्स में स्पिन से गेम पकड़ेंगे, लेकिन ड्यू और सेट बैटर्स ने वो विंडो ही बंद कर दी। फिर भी हर्षित राणा की स्लोअर बॉल पर मार्कराम आउट, यही वो मोमेंट था जब लगा शायद ये मैच फिर से इंडिया की तरफ झुक रहा है। पर असली झटका तो आगे था, मैथ्यू ब्रेट्सके और डेवाल्ड ब्रेविस की पार्टनरशिप। ब्रेट्सके पहले एंकर मोड में आते हैं, फिर धीरे धीरे गियर बढ़ाते हैं। 68 रन 64 बॉल की इनिंग, बिना किसी ड्रामा के, लेकिन हर ओवर में रनों का सही इंजेक्शन। दूसरी तरफ ब्रेविस सिर्फ 34 गेंदों में 54 और हर्षित राणा पर 2 लगातार छक्के। यहाँ एक बड़ा टैक्टिकल सवाल उठता है, इंडिया लगातार स्लोअर बाउंसर पर टिके रहे, जबकि ड्यू की वजह से गेंद हाथ से फिसल रही थी। क्या यहाँ प्लान जल्दी बदलना चाहिए था? आप क्या कहते हो? दोनों मिलकर 92 रन की पार्टनरशिप बना देते हैं और अचानक 359 का टारगेट इम्पॉसिबल नहीं बल्कि प्रोबेबल दिखने लगता है। कुलदीप यादव आखिरकार ब्रेविस को आउट करके ब्रेक थ्रू देते हैं, फिर प्रसीद कृष्णा ब्रेट्सके को एलबीडब्ल्यू कर देते हैं। स्कोर 317 रन 5 विकेट, फिर 322 रन 6 विकेट, क्योंकि अर्शदीप जॉनसन को भी पकड़वा देते हैं। साथ ही टोनी डी जॉर्जी हैमस्ट्रिंग की वजह से रिटायर्ड हर्ट। यहाँ पर पूरा स्टेडियम और शायद आप भी स्क्रीन के सामने ये सोच रहे होंगे, अब तो इंडिया वापसी कर ही लेगी, है ना? लेकिन नहीं, यही एंट्री होती है कॉर्बिन बॉश और कंडीशंस अवेयरनेस की। ड्यू अब पूरी तरह हावी है, बॉल बार बार बदली जा रही है और सबसे जरूरी, इंडिया को स्लो ओवर रेट की पेनल्टी मिलती है। आखिरी ओवरों में सिर्फ 4 फील्डर सर्कल के बाहर।
बॉश और महाराज ये सिचुएशन समझते हैं, रिस्क कम रखते हैं, गैप्स में रन लेते हैं और मैच को वहां ले जाते हैं जहां सिर्फ एक मिस्ड यॉर्कर काफी है। अर्शदीप एक शानदार ओवर डालकर इक्वेशन 3 रन 6 गेंद पर छोड़ते हैं, लेकिन प्रसीद कृष्णा के ओवर में बॉश पहले 2 रन लेकर स्कोर लेवल करते हैं और फिर स्ट्रेट ड्राइव से चौका मारकर 29 रन 15 बॉल पर मैच फिनिश कर देते हैं। रायपुर की रात में आतिशबाजी साउथ अफ्रीका के लिए होती है और सीरीज 1-1 से बराबर हो जाती है। क्या इंडिया ने ड्यू को अंडर एस्टिमेट किया? मैदान पर फील्डिंग ड्रॉप्स, जायसवाल का कैच, जडेजा और कुलदीप की मिसफील्ड्स, ये सब मिलकर 15-20 एक्स्ट्रा रन बन जाते हैं। केएल राहुल खुद प्रेजेंटेशन में मानते हैं कि 350 के बाद भी उन्हें लगता था कि 20-25 रन और चाहिए थे। तो क्या इंडिया की बैटिंग, खासकर 40-47 ओवर के बीच, थोड़ा सेफ मोड में चली गई? दूसरा सवाल, बॉलिंग प्लान। ड्यू के बावजूद अर्शदीप ने 10 ओवर में 54 देकर 2 विकेट लिए, लेकिन बाकी बॉलर्स की इकोनॉमी 8-10 के बीच रही। प्रसीद 2 विकेट 85 रन, बीच के ओवर्स में कई बार लाइन लेंथ, लेग साइड और शॉर्ट हो गई। क्या इंडिया ने बहुत देर से यॉर्कर और स्टंप टू स्टंप प्लान अपनाया? और तीसरा, मेंटल एज। साउथ अफ्रीका ने लगातार दूसरे मैच में दिखाया कि वो 350 प्लस टारगेट के खिलाफ भी घबराते नहीं, बस फेस टू फेस गेम तोड़ते हैं। पहले मार्कराम बावमा, फिर मार्कराम ब्रेट्सके, फिर ब्रेट्सके ब्रेविस और आखिर में बॉश महाराज। इंडिया की तरफ से भी कोहली, गायकवाड़, राहुल ने वही काम किया, लेकिन फर्क ये रहा कि साउथ अफ्रीका ने अपना एग्जीक्यूशन दूसरी पारी के प्रेशर में भी नहीं छोड़ा। आप बताइए, इस हार का सबसे बड़ा कारण आपके हिसाब से क्या है? ड्यू, फील्डिंग, बॉलिंग प्लान, या वो ड्रॉप्ड कैच जो स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 6 रन था लेकिन मैच में टर्निंग पॉइंट? सीरीज अब 1-1 है और शायद इस मैच का सबसे बड़ा सबक यही है, आधुनिक ओडीआई में सिर्फ रन नहीं, रन प्लस कंडीशंस प्लस माइंडसेट मिलकर मैच जिताते हैं। और आज रात इंडिया स्कोरबोर्ड पर आगे थी, लेकिन इन बाकी 2 चीजों में पीछे रह गई।